नमस्कार दोस्तों। ये अपना पहला पार्ट चल रहा था, ठीक है ना। पार्ट वन, विश्व इतिहास के कुछ विषय एनसीईआरटी कक्षा 11 के, कक्षा 11 का है। तो इसमें अपने यहाँ तक पढ़ लिया। देख, ये पार्ट है ये प्रारंभिक समाज। ठीक, प्रारंभिक समाज, प्रारंभ समाज के बारे में डिटेल से है ना, ये पढ़ चुके हैं अपन। फिर कालक्रम, कालक्रम आ रहा है। कालक्रम में ये पढ़ लिया अपन ने, तिथि अफ्रीका और यूरोप। ठीक, लिपि का विकास 1700 से 1600 ईस्वी। कांच की बोतलों का प्रयोग 1500 से 400 ईस्वी। लोहे का प्रयोग हुआ, इसके बाद में लोहे का प्रयोग हुआ सूडान में। कब? 800 से 700। और प्रथम ओलंपिक खेल हुए 776 में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे स्पष्ट में दे रखी है कि ये समझने के लिए हैं, क्वेश्चनों की दृष्टि से नहीं है। लेकिन जैसे कि आरपीएससी है, यहाँ पर कोई और बोर्ड है, वो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक, एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना कब? 500 से 400। और मिस्र में सिकंदरिया की स्थापना 332 ईसा पूर्व को ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता 336 से 323 ईसा पूर्व। ठीक, ये कालक्रम था पूरा 6 लाख वर्ष पूर्व से, 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व। है ना, ये 1 ईस्वी तक, 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी तक का घटनाक्रम है। लोहे का प्रयोग सूडान में, मिस्र में। पहले सूडान में, फिर बाद में मिस्र में। लेकिन EMRS की जो भर्ती है उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जो भी केंद्र की भर्ती है उनमें से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। वो समझ पे आधारित आते हैं वो। और वैसे आ जाए तो एक दो बेर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हेमोसेपियंस के जीवाश्म 1 लाख वर्तमान से पूर्व पश्चिम एशिया में प्राप्त हुए हैं। ये पढ़ना है अपन को, ये तो पढ़ लिया है ना। ये सिक्का है, ये शानदार सिक्का है, उल्लू का चित्र बन रहा है इस पर। ठीक, लिपि जाने कौन सी है। अब आगे चलते हैं। तिथि एशिया और दक्षिण एशिया। अग्नि का प्रयोग 7 लाख वर्तमान से पूर्व चीन में। रिवात में पाषाणकालीन स्थल 1 लाख, ये 1 लाख यानी कि ये 19 लाख हो गया वर्तमान से पूर्व पाकिस्तान। दक्षिण एशिया, रिवात में पाषाणकालीन स्थल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 19 लाख पहले हैं। 5 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 50,000। प्राग्मानम हेमोसेपियंस जीवान से 1 लाख वर्तमान से पूर्व पश्चिम एशिया। 50,000 से 30,000 वर्तमान से पूर्व, 30,000 से 10,000 वर्तमान से पूर्व। कुत्ते को पालतू बनाया गया 14,000 पश्चिम एशिया, है ना। तो कुत्ते को पालतू कब बनाया गया? 14,000 पश्चिम एशिया में, 14,000 ईसा पूर्व, 14,000 ईसा पूर्व कुत्ते को पालतू बनाया गया भाई। भीमबेटका के गुफा क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। होमोसेपियंस के जीवाश्म 25,500 वर्तमान से पूर्व श्रीलंका। ठीक है, भीमबेटका के गुफा क्षेत्र, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। होमोसेपियंस के जीवाश्म 25,500 वर्तमान से पूर्व श्रीलंका। कुत्ते को पालतू बनाया गया भाई 14,000 में, 14,000 साल पहले। ठीक, पश्चिम एशिया।
इसके बाद में है 8000 से 7000 ईसा पूर्व। भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया। गेहूँ और जौ की खेती पश्चिम एशिया में, ये खाली है। 7000 से 6000। सूअर और पशुओं को पालतू बनाना पश्चिम और पूर्व एशिया। सूअर और पशुओं को, आई बात समझ में? सूअर और पशुओं को, सबसे पहले कुत्ते को। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, सबसे पहले किसको ने, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। प्रारंभिक कृषि बस्तियाँ बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। 6000 से 5000। कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन, ज्वार बाजरा, अरबी यम की खेती पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया इधर असम साइड, ठीक है, पूर्वी एशिया। फिर ये खाली है। 5000 से 4000। कपास की खेती दक्षिण एशिया। तांबे का प्रयोग पश्चिम एशिया। 4000 से 3000। कुम्हार के चाक का प्रयोग, यातायात के पहिए का प्रयोग 3600 ईसा पूर्व। लेखन का प्रयोग 3200 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया कांसे का प्रयोग, तांबे का प्रयोग। दोबारा देख लें भाई, कुम्हार के चाक का प्रयोग हो रहा है 4000 और 3000 के बीच में। यातायात के लिए पहिए का प्रयोग 3600 ईसा पूर्व, यानी कि पहिए का प्रयोग हो चुका है 3600 ईसा पूर्व, ठीक है, 3600 ईसा पूर्व। और 14000 ईसा पूर्व क्या हुआ था? कुत्ते को पालतू बनाया गया था, ठीक है। और गुफा चित्र कहाँ है? मध्य प्रदेश, भीमबेटका। किस मानव के अवशेष मिले हैं? होमोसेपियंस के जीवाश्म मिले हैं भाई साहब, 25,500 वर्तमान से पूर्व, श्रीलंका। आगे चलते हैं। फिर है कपास की खेती, है ना, दक्षिण एशिया। तांबे का प्रयोग पश्चिम एशिया। कुक्कुट पालन, ज्वार बाजरा तथा अरबी, अरबी को बोलते हैं यम की खेती पूर्वी एशिया। 5000 से 4000। कपास खेती दक्षिण एशिया। तांबे का प्रयोग पश्चिम एशिया। 4000 से 3000। कुम्हार के चाक का प्रयोग, यातायात के पहिए का प्रयोग 3600 ईसा पूर्व। लेखन का प्रयोग 3200, यानी कि कुम्हार के चाक का प्रयोग 4000 से 3000 के काल की टाइम में क्या क्या हुआ था? कुम्हार के चाक का प्रयोग हुआ था। यातायात के लिए पहिए का प्रयोग 3600 ईसा पूर्व। आ सकता है क्वेश्चन, बताइए यातायात के लिए पहिए का प्रयोग हुआ था 3600, 3700, 3800, 3900 ईसा पूर्व। लेखन का प्रयोग 3200। तो पहले पहिए का प्रयोग हुआ नहीं, पहिए का, इसके बाद में लेखन का मेसोपोटामिया में। अच्छा, कांसे का प्रयोग, तांबे का प्रयोग। अब है 3000 से 2000। हल कृषि नगर मेसोपोटामिया। सिल्क का प्रयोग चीन। घोड़े को पालतू बनाया गया मध्य एशिया। चावल की खेती दक्षिण पूर्व एशिया। हड़प्पाकालीन संस्कृति के नगर लिपि का प्रयोग लगभग 2700 ईसा पूर्व। ये लिपि है भाई, आई बात समझ में? ये स्टार का मतलब लिपि है, ठीक, ये लिपि है। 3000 से 2000। क्वेश्चन ये आ चुका है, बताइए हड़प्पा संस्कृति का उद्भव हुआ था 2700 ईसा पूर्व। यहाँ पर हड़प्पाकालीन संस्कृति का टाइम काल है 2700 ईसा पूर्व। NCERT, यहाँ पर DSSB, यहाँ पर EMRS, यहाँ KBS पूछ सकते हैं भाई, कोई कारण नहीं। उन्होंने मना करी है 12th वाले बच्चों के लिए कि सन में से एग्ज़ाम नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ये थोड़ी है कि भाई अपनी जो एग्ज़ाम उनमें से नहीं आएगा, ठीक। 2000 से 1900। खास पानी में रहने वाली भैंस को पालतू बनाया गया। खास पानी में, ये कौन सी भैंस है भाई? खास पानी में को पालतू बनाया गया पूर्वी एशिया। 2000 से 1900 की बात है। 1918 से ऐसे नहीं है, यहाँ पे भी घटना घटित नहीं हुई है घटना घटित, लेकिन जानकारी का अभाव है। 1900 से 1800, 1800 से 1700, 1700 से 1600 और 1600 से 1500। नगरों, लेखन, राज्यों, सांग राजवंश। कांसे का प्रयोग चीन। 1514 से लोहे का प्रयोग पश्चिम एशिया। ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना काफ़ी बाद में हुई है, 1500 से 1400 ईसा पूर्व में हुई है भाई ऋग्वेद की रचना।
फिर 1400 से 1300, 1300 से 1200, 1200 से 1100। लोहे का प्रयोग महापाषाण, मेघालातिस, दक्कन और दक्षिण भारत। देख क्या शानदार चित्र है ये इतिहास से प्राप्त हुई वस्तुएं हैं। प्राचीन काल में इनका निर्माण हुआ था भाई। आई बात समझ में? खुदाई में प्राप्त हुए हैं ये। आगे चलते हैं। ग्यारह से 1000 एक कोहन वाले ऊँट को पालतू बनाया अरब, है ना। और जो 1000 से 900, 900 से 800, 800 से 700, 700 से 600, फिर 600 से 500। सिक्कों का प्रयोग तुर्की, फारसी साम्राज्य 546 ईसा पूर्व, जिसकी राजधानी पर्सिपोलिस थी। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस लगभग 551 ईसा पूर्व। अनेक क्षेत्रों में नगरों और राज्यों की स्थापना। पहली बार सिक्कों का प्रयोग जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार। 400 से 300 मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार। बताइए मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी लगभग 321 ईसा पूर्व। सिक्कों का प्रयोग हुआ था तुर्की में, है ना, 600 से 500। फारसी साम्राज्य 546 ईस्वी, जिसकी राजधानी पर्सिपोलिस थी। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस, कौन से कन्फ्यूशियस चीनी दार्शनिक लगभग 551 ईसा पूर्व। अनेक क्षेत्रों में नगरों और राज्यों की स्थापना। पहली बार सिक्कों का प्रयोग जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार। 400 से 300, 300 से 200 चीन में एक साम्राज्य की स्थापना। 221 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार के निर्माण कार्य का प्रारंभ। फिर 200 से 100 और 100 से 1 ईसा पूर्व। ठीक। अब 300 से 200 दोबारा देख लो भाई, ये टाइम का हाल है। अग्नि का प्रयोग काफ़ी पहले हो चुका है, 7 लाख वर्तमान से पूर्व चीन में। और ये भी उससे भी पहले 19 लाख है। ठीक, 19 लाख वर्तमान पूर्व पाकिस्तान में पाषाणकालीन स्थल। और कुत्ते को पालतू बनाया 14,000 पश्चिम एशिया में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गेहूँ और जौ की खेती 8,000 से 7,000 ईसा पूर्व में घटना घटित हुई थी। ये भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया। 6,000 से 5,000, 5,000 से 4,000 तांबे का प्रयोग। वो कालक्रम भी पूछ सकता है। बताइए निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि भाई ज्वार बाजरा की खेती, इसके बाद में कपास की खेती, या फिर कुम्हार के चाक का प्रयोग, ठीक है, या फिर लेखन का प्रयोग वगैरह वगैरह। 3200 से 3,000 से 2,000, 2,000 से 1,900, है ना। और हड़प्पा संस्कृति, ऐसी मोहर प्राप्त हुई हड़प्पा संस्कृति से। 27 ईसा पूर्व की बात है ये। फिर 1600 से 1500 लेखन नगरों राज्यों सांग राजवंश। कांसे का प्रयोग हुआ चीन में कांसे का, यानी लेखन का और कांसे का चीन में हुआ है। इसके बाद में लोहे का प्रयोग महापाषाण, दक्कन और दक्षिण भारत। एक कोहोने, है ना, एक कोहान वाले ऊँट को पालतू बनाया अरब। 1100 से 1000। चीन में एक साम्राज्य की स्थापना। 221 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार के निर्माण कार्य का प्रारंभ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321। अब है ना, ये खाली है भाई, अमेरिका। ये कौन सा पढ़ लिया अपन ने? ये एशिया और दक्षिण एशिया है। एशिया और दक्षिण एशिया, ठीक है। जैसे कि ये वर्ड है तो एशिया और दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिण। और ये कौन सा था? ये था अफ्रीका और यूरोप। अफ्रीका यूरोप, एशिया और दक्षिण एशिया। अब है
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागरीय द्वीप। ये मिर्च है ना। मिर्चों का प्रयोग हुआ था अमेरिका में इतने साल पहले। 6 लाख से 5, 5 से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 50,000, 50,000 से 30,000। प्राज्ञ मानव होमोसेपियंस के जीवन समुद्र यात्रा के प्राचीनतम संकेत 45,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व। अच्छा, 30,000 से 10,000 वर्तमान से पूर्व। हेमोसेपियंस के जीवाश्म 12,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व। चित्रकला 20,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व। जब 8,000 से 7,000 ईसा पूर्व। 7,000 से 6,000 कुम्हड़ा की खेती। कुम्हड़ा की खेती। 6,000 से 5,000। 5,000 से 4,000 सेम की खेती। कुम्हड़ा की खेती को क्या होती है भाई? कुम्हड़ा की खेती। कुम्हड़ा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर की घटना घटित हुई है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं अपन कि भाई इस इतने सालों के अंदर इनमें ये हुआ था। फिर 6,000 से 5,000 घटना घटित हुई होगी, लेकिन जानकारी का अभाव है। सेम की खेती, कपास और लौकी की खेती। 3,000 तो गिनी पिग, टर्की और को पालतू बनाया। टर्की को पालतू बनाया। मक्के की खेती, मतलब टर्की। गिनी पिग पता नहीं है। 2000 से 1900 आलू, मिर्च, केसावा, मूंगफली खेती। लामा और एल्पो को पालतू बनाया। प्रत्येक चेकानों में एक तिथि को लीजिए और उस क्षेत्र में रहने वाले पुरुषों और स्त्रियों के लिए उस तिथि की प्रक्रिया घटना क्या महत्व रहा होगा, इस पर विचार विमर्श कीजिए। ठीक है। मेक्सिको खाड़ी और चारों ओर ओल्मेक लोगों को बस्तियाँ, प्रारंभिक मंदिर और मूर्ति शिल्प। पोलिनेशिया और माइक्रोनेशियम बस्तियाँ। फिर चित्रात्मक लिपि का विकास। अब पाठ आ रहा है भाई पहला। आई बात समझ में? पहला पाठ आ रहा है अब। ये तो कालक्रम पढ़ा है अपन ने। ठीक। इस अनुभाग में प्रारंभिक समाज ये किताब है। अब पढ़ते हैं पहला पाठ। लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला इक्विपरात। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात, इक्विपरात और दजला टिग्रिस नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, अपनी सभ्यता, शहरी जीवन है ना। लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे अपन। विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। 2000 जिसके ठीक है ना। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, जहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। किसमें? मिस्र के फराओं। ये अगर ये पूछ लिया बताइए फराओ क्या है, यहाँ तक कि मिस्र के फहराओं। ये जो लाइन है एनसीईआरटी की बुक की एक एक लाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि वो सेम टू सेम उठा के दे देता है लाइन को। बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर कौन सा कथन एक की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह।
फराओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को नीचे विवरण देखें सुमेर और अक्कन कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बना तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब एसीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया तब उस क्षेत्र को एसीरियाई कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कैदी भाषी लोग यहाँ आए तब अक्कैदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कैदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। कौन सी भाषा? अक्कैदी। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। दोबारा देखते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। ठीक। फरात और दजला फरात ये नदियां हैं। वैसे फरात और दजला फरात नदियां हैं। ये किन की नदियां हैं? कहाँ की नदियां हैं? कहाँ बहती है? मेसोपोटामिया। नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल ईरान गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में यहाँ तक कि मिस्र के फराओ के साथ मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए हैं। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को नीचे विवरण देखें सुमेर और अक्कद। अब ये पूछ लिया भाई, ये बताइए सुमेर और अक्कद किसको कहा जाता था? तो भाई दजला फरात के जो मेसोपोटामिया है ना, इसके दक्षिणी भाग को। ठीक। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब एसीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित किया, कब? 1100 ईसा पूर्व से, तब उस क्षेत्र को एसीरियाई कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। बात तो तेरी सही है। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आए तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी ने किन का स्थान ले लिया था? सुमेरी भाषा का। तो अक्कदी क्या है? ये अक्कदी भाषी लोग हैं, भाषा है अक्कदी। ठीक है। तो अक्कदी भाषी लोगों ने किन का स्थान लिया था? सुमेरी भाषा का। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। बताइए किसके समय में अक्कदी भाषा
फलती फूलती रही थी। सिकंदर, यहाँ पर सिकंदर के समय कौन सी भाषा थी? अक्कदी। अनवय 336 से 323 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे एरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। अब ये पूछ लिए, बताइए कौन सी भाषा, ठीक है ना, कौन सी भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी? एरामाइक। और ये भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। कब हुआ था विकास एरामाइक भाषा का? 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे एरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। वहाँ एक या दो स्थलों पर, जैसे उरुक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे। उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। दोबारा देखते हैं भाई, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। ठीक है भाई। वहाँ एक या दो स्थलों पर, जैसे उरुक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा होगी। एक है उरुक और मारी। कब हुई थी खोज? 1840 में। उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। अच्छा, 1840 के दशक में। ठीक है भाई। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों, मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा, जब से लगातार चल रही है 1840 से। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया। ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। सुमेर। यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे और जब इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षर से सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। दोबारा देख लो भाई। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में, बाइबल का प्रथम भाग का नाम क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे और जब इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षर से सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। सही बात है भाई। 19वीं सदी के मध्य में मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्चा उठाया। किसने उठाया? 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका यानी कि टैबलेट की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जल प्लावन फ्लड की कहानी का अंकन था। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी अक्षर से सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें
तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों की अक्षरश सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य कौन होगा? आगे के अनुभवों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन परिवर्तित अध्ययनों पर आधारित है। आई बात समझ में भैया? 1873 में ब्रिटिश समाचार पत्र ने उठाया था भाई पूरा खर्चा, मेसोपोटामिया में जो खोज हुई थी जो। और ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? बाइबल की एक हिस्से का नाम है। बुक ऑफ जेनेसिस सिमार कब लिखी है? जिसका तात्पर्य था सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। सिकंदर का टाइम क्या है? 336 से 323 ईसा पूर्व, है ना। और 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे एरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। कौन सी भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी? एरामाइक। आगे चलते हैं। बाइबल के अनुसार यह जलप्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। यह जलप्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जलप्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोहा नाम के एक मनुष्य को चुना। नोहा। नोहा ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। और जब जलप्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के, इस पर एक फिल्म भी आ चुकी है भाई साहब, नोहा पे। अगर नेट पे सर्च करोगे ना नोहा तो मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और का तो पता नहीं, ठीक है ना। कहीं भी देख लो ना, शानदार मूवी है और यही कथा पे आधारित है नोहा। हो गया, पर नाम में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसे ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को च्यूशूद्र या उतना पिष्टम, इस कहानी के मुख्य पात्र को च्यूशूद्र है ना, या उतना पिष्टम कहा जाता था। पश्चिम एशिया। जलप्लावन के बारे में अनेक समाजों में अपनी अपनी पुराण कथाएं प्रचलित है। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों की यादों को अमिट रखते हुए अभिव्यक्त करते हैं। इनके बारे में कुछ और जानकारी का पता लगाएं और यह बताएं कि जलप्लावन से पहले और उसके बाद का जनजीवन कैसा रहा होगा। ये है भाई साहब, ठीक है ना। पर्वत श्रेणियाँ तो सफ़ेद है। यह है मेसोपोटामिया सभ्यता। लाल सागर, नील नदी, मिस्र, अरबी रेगिस्तान, फारस की खाड़ी, ईरान, कैस्पियन सागर, काला सागर, तुर्की, भूमध्य सागर, सीरिया, लेबनान, दजला नदी, फरात नदी, मारी, बेबीलोन, उरुक और उर।
दोबारा देख ले। ये तो है काला सागर और ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन ये अरल सागर है ना। अरल, कैस्पियन सागर, काला सागर है। यहाँ पे तुर्की है। तुर्की ये सभ्यता है भाई मेसोपोटामिया की। ठीक है ना, ये पूरा एरिया ये। हाँ, ये पूरा एरिया ये ईरान, सिंधु नदी, यहाँ हड़प्पा सभ्यता वगैरह आ गई। तो ये पूरी सभ्यता ही है ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता शायद इनका ही हिस्सा थी। ठीक है ना। तुर्की, सीरिया, लेबनान, फिर दजला और फरात नदी। दजला फरात नदी, बेबीलोन, उर्क और ऊर। बेबीलोन, उर्क, ऊर और दजला नदी और फरात नदी। इसके बाद में यहाँ मिस्र है। फिर ये नील नदी है, लाल सागर, अरबी रेगिस्तान, फारस की खाड़ी। दोबारा देख ले। ज्योग्राफी भी आसान हो गई अपनी। अरल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, तुर्की, फिर सीरिया और लेबनान। सीरिया बहुत अशांत देश है। अशांत देश तो क्या है, लेकिन यहाँ पे युद्ध वगैरह होते रहते हैं। ठीक है ना। भूमध्य सागर, दजला और फरात, मारी। ये रेड कलर से क्या है भाई, मारी, बेबीलोन, उरुक और उर हैं। मारी और बेबीलोन, उरुक और उर। अरबी रेगिस्तान, मिस्र, अरब सागर, फारस की खाड़ी, सिंधु नदी। आगे चलते हैं। जीव शूद्र था या उतना पिष्टम। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन थे भाई? जल प्लावन जो कहानी थी उसके मुख्य पात्र कौन थे? ऑप्शन देखा हुआ, उतना पिष्टम या जीव शूद्र। ठीक है, आगे चलते हैं। बेबीलोन, उरुक, उर और मारी। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। ठीक है भाई, इराक। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले हुए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। सही बात है भाई, 7000 से 6000। और हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले हुए हैं। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन उत्तर में ऊंची भूमि, यहाँ स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। पशुपालन। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती है। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में। पूर्व में दजला तो ये रही है ना, ईरान। सही है। जब तुर्की इधर है पश्चिम साइड, ईरान पूर्व में है ना। और सीरिया तो यहीं है, लेबनान, दजला और फरात ये है। फिर अरबी, मिस्र, लाल सागर जब मिस्र में ही है नील नदी। ठीक है, जहाँ सबसे पहले स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती है।
पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है। जब वो क्वेश्चन कैसे देगा, वो क्वेश्चन ऐसे देगा, भाई ये बताइए जो ये है मेसोपोटामिया, इसका पूर्वी भाग कैसा है? ऊंचे नीचे पहाड़ है, हरा मैदान है, या फिर झाड़ियाँ हैं, या फिर मरुस्थल है? ईरान, और ये बात आ रही है इराक की, ठीक, जहाँ 7,000 से 6,000 के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि जहाँ स्टेपी घास के मैदान है, यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती है। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए, पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ, पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। पहाड़ी प्रदेशों में, हाँ, ऊंचा नीचा है ना, शायद इधर का बहाव होगा, इस वजह से। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बाड़ी की मिट्टी लाती रही है। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। कहाँ हुआ था? दक्षिणी भाग में हुआ था भाई। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम ऐसे लेते हैं अपन, दजला फरात और दजला है ना, नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बाड़ी की मिट्टी लाती रही है। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। ये है भाई। मेसोपोटामिया पर्वत, स्टेपी, रेगिस्तान, दक्षिण का संचित क्षेत्र। आई बात समझ में? जब वालिक नदी है ना, हुबरू नदी, ये स्टेपी है, वालिक हुबरू नदी, इसके बाद असीरिया, फिर निब्बे है, निम्रुंद, असूर, दजला नदी, मारी, फरात नदी, बगदाद, बेबीलोन, तेल अब्रू, मला, विक, उरुक और उर। जब कृषि उत्पादकता का प्रदेश सिंचित, ठीक है, ये तो जिनसे पता चल रहा है। वर्षा सिंचित कृषि प्रदेश की दक्षिणी सीमा, वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्र की दक्षिणी सीमा है। आई बात समझ में? दक्षिणी सीमा है। इसके बाद में है पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र ये वैसे ही है जैसे अपने हिमालय की स्थिति है ना, वैसे ही देखिए, ये पहाड़ी है तो ये पहाड़ी है ना, जो इधर है पहाड़ी, जो बरसात इधर ही तो होगी। ये वृष्टि क्षेत्र बोल सकते हैं इसको। वालिक नदी है ना, फिर हाबरू नदी, वालिक, हाबरू, स्टेपी, फिर अरीसिया, निन्वे है, निम्रुंद, आसुर, मारी, फिर दजला इधर है, फरात।
फरात नीचे है, दजला ऊपर है भाई। फिर इधर तो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, है ना। फिर यानी कि ये पहाड़ियाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भू धरातल है वो ऊंचा है। जब यहाँ से नदियाँ ऐसे ही तो जाएगी भाई, ऊंचा से नीचे ही फिर तो और जाएगी ये नदियाँ। हाँ सही है। लेकिन ये नदी का नाम भी पूछ सकता है वो, कि भाई निम्रुंद क्या है या निन्वे है क्या है। वालिक नदी के पूर्वी साइड कौन सी नदी है, हाबरू नदी। या फिर हाबरू नदी के पश्चिम साइड कौन सी नदी है, वालिक नदी। उर्क और उर। फसल नदी कहाँ थे अपन, वहाँ जमा हो जाती है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती है। ये कौन सी नदी आ रही है, फरात ही आ रही है क्या, हैं। फरात ही है भाई। देख ये तो हो गई दजला इधर, और फरात। चलो इसमें देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गई दजला और ये हो गई फरात। यानी कि अपन जो नाम लेते हैं ना, दजला फरात, तो दजला ऊपर है, फरात नीचे है। फरात नदी रेगिस्तान प्रवेश करने के बाद कई धाराओं पटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है, और पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम लेती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ और मटर या मैसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य बेसातीन सहित सभी पुरानी व्यवस्था में दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। दोबारा से देखते हैं। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है, और पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ और मटर या मैसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य के बारे में पार्ट 3 में सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। रोम साम्राज्य बेसातीन सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। रोम साम्राज्य ठीक है ना। दक्षिणी मेसोपोटामिया में अच्छी कृषि होती थी भाई, धन से भरपूर था। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। ठीक है। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तु मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। अच्छा। और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल यानी पिंड खजूर देते थे। खजूर किस में आते हैं भाई, खजूर में क्या आते हैं, पिंड खजूर। पिंड खजूर खाए भी होंगे आपने सर्दी में। शानदार होते हैं, पौष्टिक होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। लेकिन हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। भाई जानकारी लेंगे तभी तो अपन
विचार प्रकट कर पाएंगे, या फिर तर्क है, या फिर अपने उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, किस किस की खेती होती थी? गेहूँ, जौ, मटर, मैसूर। अब वो क्वेश्चन कैसे देगा? वो क्वेश्चन ये देगा, ये बताइए 1 मिनट, कि भाई जो फरात की नदी है, ठीक है ना, फरात की नदी है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी फसल होती थी? गेहूँ, जौ, मटर, या पर चावल, और दे देगा। तो बताइए निम्नलिखित में से एक कथन सही है, या फिर बी कथन सही है, या फिर दोनों की व्याख्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे आएगा वो। अगर करेक्ट याद है तो बता देंगे, वरना जयराम जी की। ठीक, इसके बाद में है, आगे चलते हैं, है ना। मछली भरपूर मात्रा में थी, जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। अब शहरीकरण की बात है ये भाई। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी कि लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा, तांबा और रागे के मिश्रण से बनता है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, कांसा किन से बनता है? ठीक है ना, तांबा प्लस रागे से, तांबा प्लस रागे के मिश्रण से, तांबा प्लस रागे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामिया हथियार भी कांसे के ही होते थे। अच्छा, उदाहरण के लिए भालों की नोक कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम पृष्ठ 38 पर देख सकते हैं। भालों की नोक, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों में कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा, तांबा, कांसा, तांबा और रांगे के मिश्रण से बनता है। तांबा और रांगे, ठीक है ना, तांबा और रांगे। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने, मनकम छेद करने, पत्थर की मुद्रा करने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी। मेसोपोटामिया के हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोक कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम पृष्ठ 38 पर देख सकते हैं। शहरीकरण का महत्व आ रहा है भाई अब। ठीक, शहरीकरण का महत्व। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होने लगती है, जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना इनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार की ज़रूरत पड़ती है। दो बार देखते हैं भाई हैं शहरीकरण का महत्व। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना इनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है और वह इसमें ऐसे औजार नहीं बना सकता, और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्ते वह कहाँ से प्राप्त करें। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा टिन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा टिन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती है। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा को टिन भी बोलते हैं, लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन डिविजन्स ऑफ लेबर शहरी जीवन की विशेषता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरती चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों में आती है, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांवों में आते हैं। और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। सही है भाई, मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। ये आ सकता है भाई, वार का शीर्ष क्या है? बार का शीर्ष यार, इसमें ना नाक 2 लग रही है शायद, था ना? नाक 2 लग रही है भाई। मूर्ति या फिर पत्थर की कलाकृति तो बढ़िया की है। ये कुछ आभूषण टाइप का बनाया है ये ऊपर ऐसे। बार का शीर्ष क्वेश्चन आएगा, बताइए बार का शीर्ष क्या है। यहाँ पर बार का शीर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ABCD, BC, BCD या फिर CD या फिर कोई नहीं। 3000 ईसा पूर्व उरक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। उरुक नगर कहाँ है? उरुक नगर एरिया देख, उरुक नगर ये है भाई, उपजाऊ क्षेत्र में उरुक और एक जगह ही है। तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखों और भौहों में क्रमश नीले लाजवर्द लेपिस लूजुली। कभी कभी भाई ये इंग्लिश वर्ड भी पूछ लेता है वो। लेपिस लूजुली क्या है? लेपिस लूजुली नीले लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर विटामिन की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। ये बड़ा खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों को सुकोमल सुंदर बनावट के लिए और इसकी प्रशंसा की जाती है। सही है भाई, इसकी मुख, ठोड़ी और गालों को सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है
जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, इनकी सूची बनाइए। लेपिस लालूजी, ये क्वेश्चन आ चुका है। लेपिस लालूजी ये नीले लाजवर्द है, 3000 ईसा पूर्व। क्या शहरी जीवन धातुओं के इस्तेमाल के बिना संभव होता, इस विषय पर चर्चा कीजिए। नहीं भाई, संभव नहीं होता। धातुओं की बहुत ज़रूरत थी और बहुत काम आती थी धातुएं, जिससे एक ही उद्योग ने काफ़ी सारे उद्योग व्यवसाय, उनमें सभी को आपस में सहयोग यहाँ पर सामंजस्य बना हुआ था और आपस में काम आते थे। ठीक है ना। वही पत्थर वाला है तो वो पत्थर ही तो छांट सकता है, लेकिन वो औजार वगैरह है जो तो लेके आएगा ना। इस तरह बार का शीर्ष, ये है बार का शीर्ष। अब है शहरों में माल की आवाजाही। ठीक, शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। अच्छा, दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें यानी कि मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, इराकी खजूर तो सही है, लेकिन पोपलार भाई ये कौन सा पेड़ होता है? पोपलार के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियों के पहिए या नावों बनाने के लिए कोई खास अच्छा नहीं थी, और औजार पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के और औजार पात्र या गहने बनाने के लिए, ठीक है ना, नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामिया लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा है ना, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों पर अनाज या काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है। सही है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्चा आता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे लदी हुई नावें तो सही है, लेकिन ये बजरे हैं या बाजरा है पता नहीं भाई। बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं। नावें या बजरे, शायद ये नावें या फिर कुछ नावें जैसा ही होगा ये बजरे। नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का मार्ग थी। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगी कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। मारी नगर है, नदी नहीं है, मारी नगर है, कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। आई बात समझ में? वो बात तो सही है, लेकिन नाव और ये बजरे क्या है? बजरे
आई बात समझ में? शहरों में माल की आवाजाही, कोई दिक्कत नहीं है। इराकी खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी। तुर्की और ईरान, तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। अब लेखन कला का इतिहास। इससे पहले देख लेते हैं अपन क्या, मारी नगर। मारी नगर कहाँ है? मारी नगर, ये है भाई मारी नगर। देख, मारी मारी नगर, ये है मारी नगर, ये है मारी नगर। ठीक। मारी बगदाद, बेबीलोन, तेल अबू सलाविक, तेल अबू सलाविक, और उरुक और उर बगदाद। फिर फरात है, फिर दतला है ना। निन्वे है, निमरुंद, आसुर। निन्वे है, निमरुंद, आसुर है। हाबरू नदी, वालिक नदी, वालिक नदी, हाबरू नदी। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से है। शहरीकरण का महत्व। अब है लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अथवा अर्थ प्रकट करती है। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। लेखन कला का विकास दोबारा से लेते हैं। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अथवा अर्थ प्रकट करती है। इसमें मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। दोबारा समझने की बात है भाई। बात आ रही है किसकी? लेखन कला की। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ टैबलेट पाई गई है वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएँ दी गई है जैसे ये। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं। वही 5000 बहुत होते हैं। 3200 ईसा पूर्व की है। ठीक है। जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ के बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। उरुक है ना। उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ के बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी। क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। बत्तीस सौ 5000 सूचियाँ मिली है। 5000 सूचियाँ मिली है जो वहाँ के दक्षिण शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। इस प्रकार लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी। क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे,
उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। किलाकार अक्षर संकेत, ये लिखावट है भाई, ठीक है ना, ये लिखावट है। इसका मतलब है माँ, इसका ये आई है, QR ये है, ये पता नहीं क्या है, अक्षर संकेत। फिर चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ लगभग 3200 ईसा पूर्व। प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम। इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र बैल, मछली, अनाज और नाव है। चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ लगभग 3200 ईसा पूर्व। प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम है। इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र बैल, मछली, अनाज और नाव है। बैल, ऊंचाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। और क्या क्या बना हुआ है पट्टिकाओं पर, बैल, मछली, अनाज और नाव। अब वो क्वेश्चन देगा, बताइए मेसोपोटामिया की जो वो पाई गई है क्या पट्टिका, उन पर निम्नलिखित में से किसका अंकन नहीं है। यहाँ पर है बैल है, मछली है, अनाज है, नाव है। बैल, इसके बाद में अनाज, मछली, अनाज, मछली, ठीक है। इसके बाद में संख्याएँ और नाव, संख्याएँ और नाव। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था, लिपिक, और फिर उसको गूंथकर और तापकर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह सावधानीपूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वह उनकी नम चिकनी सतह पर किलाकार चिन्ह कौन की फॉर्म बना देता। जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी ही मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत या गैर जरूरी होता था तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएँ मिली है और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम पट्टिकाओं के बारे में इतना कुछ जानते हैं। आज हम मेसोपोटामिया के बारे में, ठीक है ना, ये पट्टिकाओं की वजह से ही। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए। 2600 ईसा पूर्व के आसपास किलाकार, और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानून मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। किसने ले लिया? अक्कदी भाषा ने सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद। अक्कदी भाषा कीलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। सुमेरियन भाषा का स्थान किसने ले लिया? अक्कदी भाषा ने। कब की बात है? 2400 ईसा पूर्व। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। ये है भाई पट्टिका। बनाते किससे थे? एकदम साफ सुथरी और चिकनी लग रही है ना? देख ये जब ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत या गैरकानूनी हो जाता था, चिकना बोला लेता। फिर सरकंडों की तीली की तीखी नोक से
वह उसकी नम चिकनी सतह पर किलाकार चिन्ह बना देता था। क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म यानी कि किलाकार, ठीक है ना, किलाकार बोल दें या क्यूनिफॉर्म। लातीनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ आकार है से बना है। क्यूनिफॉर्म किलाकार लातीनी शब्द है यानी कि लेटिन शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ आकार से बना है। फॉर्मा जिसका अर्थ आकार से बना है, ठीक है। एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों ओर किला अक्षरों में लिखी हुई है, यह एक गणित अभ्यास है, गणितीय अभ्यास है। पट्टिका के अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित है। आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। क्यूनिफॉर्म यानी किलाकार लातिनी शब्द क्यूनियस, लातिन अलग है, लातिन या लेटिन। क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ आकार से बना है। लेखन प्रणाली, अब इसको पढ़ेंगे बाद में ना, लेखन प्रणाली को बाद में पढ़ेंगे, है ना, लेखन प्रणाली। तो चलिए कुछ रह रहा हो तो देख लेते हैं। शहरों में माल की आवाजाही, है ना, ये वार का शीर्ष है, वार का शीर्ष शहरीकरण का महत्व है। इसके बाद में ये स्थल, नदी और प्रमुख नगर उरुक और उर, ये एरिए इधर उरुक और उर, बेबीलोन, बगदाद और मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, अरबी रेगिस्तान, कैस्पियन सागर, अरल सागर, उतना पिस्टम, ठीक। इतना ही काफ़ी है, यहाँ से आगे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेखन प्रणाली। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।